इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। पेरिस ओलंपिक 2024 का 12वां दिन भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जहां एक दिन पहले ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को पंख लगे थे, उन उम्मीदों को बुधवार को जोर का झटका लगा। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक हो जाने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। वहीं विनेश को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद देश में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। पहले तो विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर जांच की मांग कर डाली, तो वहीं सीएम योगी ने भी पोस्ट कर विनेश को चैंपियन कहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि वो भारत का गौरव है और उन्हें मजबूती से वापसी करनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है, काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है, मजबूती से वापसी करो, हम आपके साथ हैं। तो वहीं विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप सभी भारतीय वासियों के लिए गौरव हैं, विजेता हैं, चैंपियन हैं, निराश मत होइए। सीएम योगी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने वैश्विक पटल पर मां भारती को स्वर्णिम आभा से दीप्त किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पहले से अधिक मजबूत होकर मैदान में वापसी करेंगे। आप निराश मत होइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद ने विनेश को ओलंपिक से बाहर निकालने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगे। बता दें कि भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने के बाद ये माना जा रहा था कि वो गोल्ड लेकर ही देश वापस लौटेंगे। मंगलवार को भारतीय पहलवान ने शानदार कुश्ती लड़ी। पहले मुकाबले में विनेश फोगाट के सामने जापान की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और विश्व विजेता सुई सुसाकी थी। मुकाबला शुरू हुआ तो विनेश 0-2 से पिछड़ रही थी। वही मैच के अंतिम 10 सेकंड में कमाल करते हुए उन्होंने मुकाबले का रुख ही बदल दिया और 3-2 से जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। बता दें कि सुई सुसाकी ने अपने इंटरनेशनल करियर के सभी 82 बाउट में जीत हासिल की थी। इन मुकाबलों में ना वो सिर्फ जीती थी बल्कि विरोधी रेसलर को पूरी तरीके से धूल चटा चुकी थी। इसके बाद 2 और मुकाबले जीतकर विनेश फाइनल में पहुंची, लेकिन बुधवार को उनका फाइनल मैच होना था। इससे पहले ही वजन ज्यादा होने के कारण अब वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी और न ही उन्हें कोई मेडल मिलेगा। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश बड़े सियासी उथल पुथल से गुजर रहा है। वहां चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन में प्रदर्शनकारियों में सबसे अधिक छात्र ही हैं। बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। वहीं इस दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के सियासी घटनाक्रम पर अब कुंडा विधानसभा से विधायक राजा भैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अपनी चिंता जाहिर की है। राजा भैया ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षित घर वापसी की मांग भी केंद्र सरकार से की। उन्होंने कहा कि तख्ता पलट हो गया, फिर हिंसा का क्या मतलब है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजा भैया ने बांग्लादेश तख्ता पलट और वहां जारी हिंसा को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश की स्थिति से मन बहुत उद्ग्रित है।
छात्र आंदोलन के नाम पर आतंकवाद, आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूटपाट क्यों? तख्ता पलट तो हो गया, अब हिंसा किस लिए? हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार और बांग्लादेशी सेना अविलंब प्रभावी कदम उठाए, भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे। और हाँ, विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं। शेख हसीना ने वहाँ न तो शरण मांगी, न ही किसी देश ने शरण दी। ऐसा क्यों? सोचिए का अवश्य। दरअसल शेख हसीना के अपने पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बावजूद वहाँ हिंसा जारी है। उपद्रवी खासकर वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके घरों व मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। लगभग 30 के करीब मंदिरों को तोड़ा गया है। हिंसा में कई हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं। साथ ही उनके घरों और दुकानों में लूटपाट और आगजनी भी की गई है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी भी दी थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भी वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ हिंसा और आगजनी का दौर अब अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाने पर उतर आया है। बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट डेली स्टार के मुताबिक 2022 में बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। इसमें करीब 7.95% हिंदू समुदाय था। वहीं संख्या के हिसाब से हिंदू लगभग 1 करोड़ 31 लाख थे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आबादी के मुताबिक दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश में संकट अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। जानकारी है कि वो अगले 48 घंटे में किसी और देश के लिए उड़ान भरेंगी, लेकिन इसमें कई पेच फंसे हुए हैं। बीते दिनों उनके लंदन जाने की संभावना थी, लेकिन वहां से इजाजत नहीं मिली। ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि भारत सरकार शेख हसीना को लंबे समय तक शरण दे सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक भारतीय हॉकी सेमीफाइनल से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, मगर पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। 44 साल बाद भी भारत ओलंपिक के फाइनल में जगह नहीं बना पाया। भारत ने आखिरी बार साल 1980 ओलंपिक का फाइनल खेला था और हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। गाजीपुर के राजकुमार पाल के गांव करमपुर में उनका परिवार भी मैच से बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था। हालांकि मेडल की आस अभी भी टूटी नहीं है। कैसी खेली इंडिया? आज का मैच देख के तो यही लगा कि बहुत कांटे का मैच था दोनों तरफ से, क्योंकि स्कोर लाइन में एक का ही डिफरेंस था और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई। तो मुझको लगता है कि अभी हमें बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 3rd प्लेस के लिए ब्रॉन्ज जो टोक्यो ओलंपिक्स में था वो मेडल अभी उम्मीद है स्पेन के साथ मैच होगा। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि इंडिया स्ट्रांगली इस चीज़ से बाहर निकले और 3rd प्लेस के लिए अच्छा परफॉर्म करे। क्या लगता है कि जो 8 तारीख को मैच होगा उसमें इंडिया को क्या करना चाहिए? जो पेनाल्टी कॉर्नर इन्होंने मिस किया वो एक बड़ी कमी थी। कहीं ना कहीं तो बहुत मिले जी, अमित रोहिदास की भी कमी बहुत दिखी डिफेंस लाइन में, और वो जैसे फर्स्ट रशर हैं तो उनकी कमी भी इंडिया टीम को दिखी। और आज पेनल्टी में हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे तो हरमनप्रीत बहुत बढ़िया पेनल्टी लेते हैं, पर आज कुछ दिन होते हैं, मेरे ख्याल से आज वो दिन नहीं था। आज मैं देखा राजकुमार पाल की माताजी भी हम लोग साथ मैच देख रही थी आपके साथ, लेकिन निराश होकर घर गई। मुझे लगता है वो निराश नहीं होंगी, वो फिर कल सुबह से ही पूजा पाठ करेंगी और यही कामना करेंगी। 3rd प्लेस ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप दुनिया में 3रे नंबर की भी टीम अगर रहते हैं हॉकी में, तो मुझको लगता है कि वो भी एक मेडल हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान का। उम्मीदें टूटी नहीं है। उम्मीदें टूटी नहीं। उधर सेमीफाइनल मैच देखने से पहले राजकुमार पाल की मां भी उत्साहित थी और इंडियन टीम के लिए प्रार्थना कर रही थी। भाई ने ये पिछला मैच देखली है खेलत का, बहुत जीव खुश भयल है कि अपन गोल मरना ये से अच्छा भाई ने सेमीफाइनल में गई ना, तब आज सेमीफाइनल बा, वो खेल के जीत के मेडल भैया हमार गाँवपुर का सबकर लक्ष्य हो कि पूरा कर दें। देवी देवता खेल के जीत के ओलंपिक मेडल ले करके अपने
राजभवन में आ जाएं। यह मन का मनकामना बाबा पूर्ण कर दे भगवान से, इसे नेक मनावत हैला। आज 10 बजे राती ले मैं मैच देखूंगी। तो ये बताइए कि आपके उम्मीद रहे कि आपका बेटा जो हुआ इतना बड़ काम कर दी है? अब नसीब साथ दे दिला, भैया का सहयोग मिला, देश दुनियादारी दिखौना खेलत खेलत अपन ओई में अपन उनका सहयोग हो गया, अपन खेले लगना, उनका धड़क खुल गई, सबको देख के खिलावा लगना, सब अपने दोनों भाई का देखना। आज आप अब हालांकि भारत सेमीफाइनल में जर्मनी से 3-2 से हार चुका है, मगर फिर भी मेडल की एक आस है। अब इंडियन हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए स्पेन की टीम से भिड़ेगी। महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। देश की बेटी का मामला है, ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल प्लीज। किसान मजदूर रात में थक के सो जाते हैं, सपने में देखते हैं कि जीवन बदल रहा है, गरीबी खत्म हो रही है। सुबह जब आंख खुलती है तो लगता है वापस जू का तू है। ऐसा ही इस बार का बजट गरीबों के लिए था। महोदय, मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हुई। किसान आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना मिल समय पे पैसा नहीं देती है। गुलदार ने 30 लोगों की जान एक साल में ली है पिछले, कोई फर्क नहीं पड़ता अमीरों को। उद्योग धंधे लगाने कोई बात नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट कॉलेज की कोई बात नहीं हुई। महोदय, देश में भूमि सुधार किया जाए, लाखों बीघा जमीन जो है भूमाफिया ने कब्जाई हुई है, भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाए, बिजली के दाम में कटौती की जाए, गरीबों को कम दाम पे जो है बिजली उपलब्ध कराई जाए, ठेकेदारी प्रथा, संविदा, लेटर एंट्री खत्म की जाए, पक्की नौकरी दी जाए। निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई हैं। मेरी मांग है, और मैंने निजी विधेयक भी पेश किया था, कि निजी क्षेत्रों में SC ST की OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लोगों के पास एक तरफ सरकारी योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है। नवी मुंबई में के खार घर में What is his name? Patil is not Shankar. No, this is the caste. उसकी जा He is a caste man, Chandrasekhar. No, this Patil. माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर? This is independent. आ गया। धन्यवाद। हमारे लोग सर आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों के लिए कई बार सरकार से बात हुई, वापस नहीं हुई, उनको वापस करा जाए। भीमा को वकीलों को बहुत पैसे लगते हैं सर। भीमा कोरे गांव में 3000 लोगों पर मुकदमे हुए थे महाराष्ट्र में, वो वापस नहीं हुए। पुणे में दीक्षा भूमि जो हमारा गौरव है उसका वहाँ पार्किंग बना के उसको अपमानित किया जा रहा है, इसको बंद करा जाए। पेट्रोल पंप के जो डीलर्स मार्जिन है वो 2017 से नहीं बढ़ा सर, इसका असर ग्राहकों पे पड़ता है, इसका असर जो है पेट्रोल पंप के नेटवर्क सुचारू रूप से चलाने पे पड़ता है। डीजल मार्जिन की बढ़ोतरी ना होने से हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। सहारा का में 10 करोड़ जमाकर्ता का लाखों करोड़ों रुपए जमा है। कंपनी बंद हो जाने के कारण 10 लाख से ज्यादा एजेंट बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं। भुगतान ना होने के कारण जमाकर्ताओं के द्वारा एजेंट पर जबरदस्ती भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण 5000 से ज्यादा एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधा की जरूरत पड़ती है, अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा
राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी, एक बात मुझे आपसे कहनी है, आपने भी ये विषय उठाया था जब आप अपनी बात रख रहे थे, शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएस 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने का काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता, और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को, क्या बेवकूफी की गई है। ये सोचने का विषय है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू, कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल। लोकसभा में महाविकास अघाड़ी की जीत के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे परिवार के साथ दिल्ली के दौरे पर हैं। मुंबई में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से पहले उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 3 दिन के दौरे में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि विधानसभा चुनावों में उन्हें महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीएम फेस घोषित कर दिया जाए। उन्होंने इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह भी किया है। उद्धव ठाकरे दिल्ली में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे। पिछले महीने जब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद मुंबई में ठाकरे परिवार के निवास स्थान मातृश्री पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि उद्धव के साथ विश्वासघात हुआ है। जब तक वो दोबारा सीएम नहीं बन जाते, हमारा दुख दूर नहीं होगा। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि एमवीए बिना किसी चेहरे के चुनाव मैदान में उतरे। अब देखना ये है कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेतृत्व को सीएम फेस के लिए राजी कर पाते हैं। वैसे तो शिवसेना यूबीटी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम पद के उम्मीदवार घोषित होते हैं तो महायुति पर एक राजनीतिक दबाव बनेगा कि महायुति के सत्ता में आने पर सीएम कौन होगा। शिवसेना यूबीटी के नेता इसलिए सीएम फेस को लेकर गठबंधन सहयोगियों को राजी करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा है कि ठाकरे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए एमवीए के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। राउत का कहना है कि लोकसभा चुनावों में एमवीए के प्रदर्शन को पार्टी विधानसभा चुनावों में दोहराना चाहती है। एमवीए ने महाराष्ट्र में 48 में से 31 सीटें जीती, जबकि एनडीए के नेतृत्व वाली बीजेपी
एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन ने बाकी 17 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव के बाद से ही शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे को फिर सीएम बनाने के लिए उत्साहित हैं। लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे अघोषित तौर पर एमवीए का चेहरा थे। उनके भाषणों ने जनता को अधिक प्रभावित किया था, इसलिए पार्टी ने कांग्रेस के 20 अगस्त के शक्ति प्रदर्शन से पहले उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा रखा है, ताकि पार्टी इस मुद्दे पर एक सहमति बना सके। दिल्ली दौरे से पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला से मुलाकात की। कांग्रेस ने 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 80वें जन्मदिन पर मुंबई में बड़ा कार्यक्रम रखा है। इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे के मौजूद रहने की संभावना। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हैरानी हुई है, और जैसे मैंने सवेरे भी कहा था, वो सिल्वर जीते गोल्ड जीते वो सब एक तरफ, पर उन्होंने देश का दिल जीता है, देश को गौरवान्वित किया। और हैरानी इस बात की है कि कल तक जो मैच कर रही थी उनका वजन ठीक ठाक था। पूरा मैनेजमेंट जो है अपना, इंडियन ओलंपिक जो गई है मैनेजमेंट टीम गई है, कि मैनेजमेंट टीम को ये ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है, रातों रात उनका 100 ग्राम बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई और मैं कहती हूँ मजबूती से ये लड़नी चाहिए थी विनेश फोगाट के लिए। कहीं ना कहीं हुआ है, जो भी है उसका सम्मान करते हैं। इंडियन ओलंपिक्स का जो भी प्रतिक्रिया, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अनुसार वो क्वालिफाई नहीं किए हैं, डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बुरी खबर है, और उम्मीद करते हैं कि शी विल कंटिन्यू टू स्टे स्ट्रॉन्ग। अ स्ट्रॉन्ग वुमन डिजर्व्स ऑल द स्ट्रेंथ एंड ऑल द लव ऑफ द कंट्रीमैन। देखिए, विनेश फोगाट जिस तरह से लड़कर वो वहां पहुंची है, आज पूरा देश उसे देख रहा है, वो एक तरह से रोल मॉडल है। और इतने राउंड में आगे बढ़ने के बाद अचानक से फाइनल राउंड में जाके 100 ग्राम उसका वजन बढ़ जाता है, ये विश्वास करने योग्य बात नहीं है। उसकी टीम क्या कर रही थी, मैनेजर क्या कर रहे थे, उसके पीछे जो सरकारी सहयोगी रहते हैं वो क्या कर रहे थे। कहीं ना कहीं विपक्ष को इसमें कोई साजिश की बू आती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्योंकि उसके जीतने पर सरकार पर भी कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे थे, क्योंकि सरकार जिस तरह से उसका साथ सरकार ने नहीं दिया था शुरुआती दिनों से, जो आंदोलन उसने किया और सरकार की जो किरकिरी हुई, उससे सरकार उससे खुश नहीं थी। और उनका ये अचीवमेंट हो सकता है कि सरकार को शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि विपक्ष का बहुत बड़ा सवाल है और विपक्ष चाहती है कि सरकार इस पर बात करे और इसके कारणों को ढूंढे कि ऐसा क्या हो गया कि इतने राउंड में सब कुछ ठीक रहते हुए फाइनल राउंड में आकर वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्या इसी के लिए आप लोगों ने बॉयकॉट किया? इसीलिए पूरे विपक्ष ने आज बॉयकॉट किया है। नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। और कहीं ना कहीं मुझे तो दाल में भी कुछ काला लग रहा है। पता नहीं ये रेसिज्म है या सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया। जो 3 पास करके फाइनल तक पहुंच सकती है, जो इतनी पुरानी खिलाड़ी है, क्या उनको नहीं मालूम कि उनका वेट कितना इम्पोर्टेंट है? और एक खिलाड़ी जो इतनी मेहनत करके, कैसे खून पसीना बहा के जो ओलंपिक तक पहुंचे, ये देश के शान की बात है। और ये 100 ग्राम वाली जो चीज है, ये तो किसी को हजम नहीं हो रही कि एक इतना प्रोफेशनल खिलाड़ी को ये इतनी सी बात नहीं पता है। सो इसमें क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अपनी यहाँ से ध्यान नहीं दिया गया कि उधर कुछ किया गया, जो भी है, लेकिन ये बहुत ही दुखदायी है और इसको पूरा सरकार को इसकी पहरेदारी करके इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं भूलता है कि ये विनेश फोगाट फॉरफ्रंट में थी। जो रेसलर्स के साथ जो इधर उनको बैठ के उनको धरने देने का, उस लड़ाई में वो फॉरफ्रंट में थी और उस टाइम भी सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं करी थी। और आज भी मंत्री जी जब बोल रहे हैं कि पैसा कितना खर्च किया, अरे